जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंटेलिजेंस से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लास्ट डे होगा साइकोलॉजी के चैप्टर का, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस एंड थीरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस से कि इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटी, वो सलाहियत है कि वो किसी भी न्यू प्रॉब्लम, न्यू सिचुएशन, न्यू इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कैसे करता है। यहाँ ये मुराद नहीं है कि तौसा में सैलाब आ गया तो वो लाहौर जाके शिफ्ट हो गया और खुशबाश ज़िंदगी गुजार है। ये एडजस्टमेंट ये वाली नहीं है। या न्यू सिचुएशन तौसा से जंग शिफ्ट हो जाना या बखर शिफ्ट हो जाना, ये एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि वो इंडिविजुअल किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सिचुएशन को कैसे समझता है, समझने के बाद उसको क्विकली कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिवली, एक्यूरेटली। ये है एडजस्टमेंट, जिसको विलियम स्टर्न ने डिफ़ाइन किया। एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन। एक प्रॉब्लम आपका नॉर्मल से हट के आया, कैसे आप उसको समझते हैं, समझने के बाद आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। अब ये रिस्पॉन्स से मुराद ये नहीं है आपका नाम क्या है तो मेरा नाम नईम है। ये एक यूजुअल जो कॉमन से क्वेश्चन है। एक ऐसा अनफेमिलियर सिचुएशन, अनफेमिलियर क्वेश्चन, अनफेमिलियर प्रॉब्लम वो सामने जब आता है तो एक इंडिविजुअल कितना पॉजिटिवली, क्विकली, एक्यूरेटली उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये उसकी इंटेलिजेंस होती है। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, विलियम स्टर ने दी। उसके बाद टर्मन ने दी कैपेसिटी टू थिंक वेल, जज वेल एंड टू सेल्फ क्रिटिकल। एक इंडिविजुअल कितना अच्छा सोचता है, कितना अच्छे तरीके से वो जज करता है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करता है, एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, और वो अपने आप को यानी जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो कितना क्रिटिकली उसको एनालाइज करता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, ये सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। तो अच्छी तरह से सोचना, अच्छी तरह से जज करना और क्रिटिकली जज करना अपने जवाब को या अपने रिस्पॉन्स को, ये जो कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग टू टर्मन, ये उसकी इंटेलिजेंस है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने कहा कि एक इंडिविजुअल, ये वही पास्ट एक्सपीरियंस की बात है जैसे वो कैट वाली थी एग्जाम्पल इनकी। अच्छा, एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी वो जो एक कैट ने एक्सपीरियंस, इसकी बात वही बार बार रिपीट हो रही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर, रेडीनेस के ऊपर। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एक इंडिविजुअल कितना पॉजिटिवली या प्रॉफिटेबली यूज़ करता है न्यू सिचुएशन में, ये उसकी इंटेलिजेंस है। उसके बाद है वेस्लर की डेफिनीशन है एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली, डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। एक इंडिविजुअल पर्पसफुली यानी बामकसद अंदाज से वो जवाब देता है और लॉजिकली उसकी जो है वो थिंकिंग लॉजिकल होती है और वो अपने इन्वायरमेंट में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ये इंटेलिजेंस है। उसके बाद पांचवी डेफिनेशन है वेल्स की, प्रॉपर्टी ऑफ रिकम्बाइनिंग बिहेवियर पैटर्न टू एक्ट बेटर इन नॉवल सिचुएशन। नॉवल कहते हैं अनफेमिलियर, न्यू। तो एक इंडिविजुअल कैसे न्यू सिचुएशन में अपनी तमाम सलाहियतों को रिकम्बाइन या कंबाइन करके कैसे बिहेव या एक्ट करता है। बर्ट ने कहा कि इंटेलिजेंस इज़ इननेट। इसने कहा कि बात ही ख़त्म कर दी कि इंटेलिजेंस बाय बर्थ होती है। एक इंडिविजुअल को अल्लाह ताला की तरफ से जो इंटेलिजेंस मिलती है वही उसकी फ़ाइनल होती है। राफ टेलर ने कहा कि मेंटल सिचुएशन आर मेंटल एवोल्यूशन दैट आर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी, कि मेंटल जो सिचुएशन होती हैं वो मेंटल एवोल्यूशन होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की। एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन को फेस करता है तो उस फेस से जो उसने एब्स्ट्रैक्ट निकाला, जो सोच उसकी बनती है, उसकी मेंटल एवोल्यूशन, ये उसकी इंटेलिजेंस है, जो कि बेसिकली उसके माइंड में चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट और एंग्जाइटी। वो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम, ये ठीक है, गलत है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसका चलता रहता है, ये ठीक है, ये गलत है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर इस पे वो परेशान भी होता है, अच्छा इसका दुरुस्त सलूशन क्या होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और एंग्जाइटी, इन दोनों का, ये दोनों एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एवोल्यूशन में। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपने सिर्फ एक ही देखनी हो तो विलियम स्टर्न की आप देख लें, एनएफ है आपकी, एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन।
इंटरव्यू वाले स्टूडेंट भी, वैसे आप अगर इसको देखना चाहें एक नज़र देख लें, आसान सी हैं। इंटरव्यू वाले स्टूडेंट इसे अपनी डेफिनेशन इन सब को मिला के कोई एक शॉर्ट सी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट है जो एक इंडिविजुअल की मेंटल एज को मैयर करता है। एक स्टूडेंट का, लर्नर का मेंटल पोटेंशियल कितना है, ये जो टेस्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के फ्यूचर पोटेंशियल को मैयर करते हैं। एंड इंटेलिजेंस का एप्टीट्यूड के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। यानी एक इंडिविजुअल को जो इंटेलिजेंस होता है, बेसिकली जो उसका एप्टीट्यूड बनता है उसकी इंटेलिजेंस की बेस पे बनता है। इंटेलिजेंस टेस्ट मैयर्ड द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड। ये या आप यूँ कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो बच्चे की मेंटल एज, मेंटल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो 1905 में वेरी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बिनेट इज़ नाउन एज फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उनको इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर भी कहा जाता है। अल्फ्रेड बिनेट ये फ्रेंच थे, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। अच्छा, इस टेस्ट में 30 आइटम्स थे। आइटम्स मीन क्वेश्चंस। ठीक है, 30 आइटम्स इसमें थे और उनका सीक्वेंस इस तरह से था कि ये आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। आपको देखने की या याद करने की उन आइटम्स को ज़रूरत नहीं है, वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको गूगल बेशक कर लें। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर था डिफ़िकल्टी का। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 30 उसका हाईएस्ट डिफ़िकल्टी थी उसकी, यानी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नंबर 30 था। तो ये डिफरेंट उसने आइटम्स डेवलप किए, क्वेश्चंस बनाए, उनकी बेस पे वो इंटेलिजेंस बच्चे की मैयर करता था, इंडिविजुअल्स की। 1905 में पहला टेस्ट। फिर इसने कुछ ही अरसे बाद, 5 से 3 साल के बाद इसने कहा कि मेरा टेस्ट जो है वो एज स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यानी किस एज के लिए ये स्पेसिफिक है। तो फिर इसने अपने स्केल को रिवाइज़ किया 3 साल के बाद 1908 में। जो पहला इसने टेस्ट, स्केल या टेस्ट एक ही बात है यहाँ पे, तो इसका पहला जो टेस्ट था ये फिर रिवाइज़ इसने ख़ुद ही किया 1908 में। अब इसने क्या किया, डिफरेंट एज के लिए इसको सेट किया, यानी 3 से 11 साल तक की एज के बच्चों के लिए इसने टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट किया कि ये आइटम्स इस एज के लिए, ये इस एज के लिए, ये इस एज के लिए। देन अगेन 3 साल के बाद, पहला भी 3 साल बाद, दूसरा भी 3 साल बाद रिवीजन 1911 में इसने सेकंड रिवीजन दी अपने टेस्ट की। इसमें उसने जो प्रीवियस आइटम्स थे, यानी पहले जितने भी क्वेश्चन उसने यूज़ किए थे सारे ख़त्म कर दिए और इसमें नए क्वेश्चन उसने शामिल किए। एक तो पहले आइटम्स ख़त्म किए और दूसरा इसमें उसने क्या किया कि इसने अडल्ट्स को भी इंक्लूड किया अपने टेस्ट में। पहले सिर्फ बच्चों के लिए था, फर्स्ट रिवीजन भी इसका फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल बच्चों के लिए था, उसमें एज स्पेसिफिक नहीं थी और इसके साथ साथ क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी आर्डर में थे। सेकंड जो फर्स्ट रिवीजन आया, सेकंड टेस्ट या फर्स्ट रिवीजन 1908 में 3 साल बाद, इसमें उसने एज को स्पेसिफाई कर दिया 3 से 11 साल। फिर थर्ड जो इसका टेस्ट इसने दिया, यानी सेकंड रिवीजन इसकी 1911 में इसने पब्लिश की और इसमें पहले वाले सारे क्वेश्चंस या आइटम्स इसने ख़त्म किए और नए क्वेश्चन आइटम्स इसने शामिल किए और इसमें इसने अडल्ट्स को भी इंक्लूड किया। ठीक है, अच्छा, इसका बिनेट का मानना था, अल्फ्रेड बिनेट का, इसने कहा कि इसने जो टेस्ट या ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, ये इसकी थ्योरी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, उसमें इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने कहा कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, यानी सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि बच्चे का जो मेंटल पोटेंशियल है सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसने कहा कि इट इज एक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेसेस, ये डिफरेंट प्रोसेसेस का पे मुश्तमिल है। वो प्रोसेसेस डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकते हैं। क्या मतलब, विच इज़ चेंजेबल विद इन लिमिट्स, यानी अपनी लिमिट्स में डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये चेंज हो सकते हैं। उसने कहा कि जो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो फ़िक्स है एक बच्चे की, वो हमेशा फ़िक्स ही रहेगी, एक बच्चे का IQ लेवल 70 है तो 70 ही रहेगा, उसने कहा नहीं, ये जुल्म है, इट्स ब्रूटल पनिशमेंट। इसके जो टेस्ट था उसमें बायसनेस, सब्जेक्टिविटी और इनकन्सिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें नहीं थी। MCQ में पूछा जा सकता है। नहीं हो रही स्लाइड शो नहीं हो रही और चेंज भी नहीं हुई इतनी देर से, बस कोई पहली स्लाइड ही रुकी हुई थी। अच्छा, शो नहीं हो रही तो चेंज नहीं हो रही, ये क्या सीन है? अच्छा चले मैं दोबारा डिस्प्ले करता हूँ, 1 सेकंड रुको। चले मैं दोबारा डिस्प्ले कर, 1 सेकंड वेट करें।
जी अब नो सर। नो सर। मेरी तरफ से डिस्प्ले तो हो गई है, पता नहीं क्या इशू है। मैं लीव करके रीजॉइन करता हूँ, वेट कीजिएगा। किसी को हुई है इशू? स्लाइड्स नहीं होती। नहीं हो रही? नो सर। नो। नो सर। नो। नहीं नहीं शो हो रही। जी आप बताइएगा। नो सर। नहीं हो रही शो? नहीं होती नो सर। सर। गुजारा करें फिर, चलें गुजारा करें, हो जाएंगी। शायद कोई मेरी तरफ से डिस्प्ले हो रही हैं। आपके पास वो सॉफ्ट में होंगे नोट्स, वो ओपन कर लें, या बुक्स आपके पास हैं वो ओपन कर लीजिएगा माजरत के साथ। टाइम ऐसे हमारा फिर। सर आपकी आवाज़ तो आ रही है। सर आवाज़ शो हो क्लियर रही है? है स्लाइड्स भी शुरू हो गई है। आप हो रही हैं शो? स्लाइड्स भी शुरू हो गई है। जी यस सर, अब हो रही है। आवाज़ का इशू तो नहीं है? नो सर, कंटिन्यू करें। चलें जी हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं अल्फ्रेड बिने। दूसरा इनका जो काम है, इन्होंने पहला टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया 1905 में, 30 आइटम्स थे। दूसरा 1908 में इसने एज स्पेसिफाई की। तीसरा इसने जो सेकंड रिवीजन इसने दिया 1911 में, इसमें इसने पहले वाले क्वेश्चन सारे ख़त्म करके एडल्ट्स को भी इंक्लूड किया। इसके ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इनकी थ्योरी उसमें मिलती हैं। इसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है कोई एक स्पेसिफिक या फ़िक्स चीज़ नहीं है, वो चेंज हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती है हमारी इंटेलिजेंस या आईक्यू। और इसने कहा कि जो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फ़िक्स है, ये इंटेलिजेंस के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और इसके टेस्ट में बायसनेस, सब्जेक्टिविटी, इनकन्सिस्टेंसी शामिल नहीं थी। इसके बाद यानी 1911 के बाद इसके स्केल की फ़र्दर रिवीजन आती रहीं। यानी ये जो पहली दो रिवीजन थी वो उसने ख़ुद दी हैं। इसके बाद बिनेट साइमन स्केल आया। फ़र्स्ट रिवीजन जो इसकी आई वो टर्मन ने इंट्रोड्यूस करवाई। टर्मन एक अमेरिकन थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और ये इनकी पहली जो रिवीजन है ये 1916 में पब्लिश हुई। पहली जो इसकी रिवीजन है जो किसी और ने की वो 1916 में 1916 में है। अच्छा, आईक्यू टर्म जो है इंटेलिजेंस कोशेंट, ये विलियम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस करवाई। तो आईक्यू जो है ये विलियम स्टर्न ने, और इंटेलिजेंस टेस्ट वो अल्फ्रेड बिने ने। अब जो विलियम स्टर्न है, इन्होंने जो आईक्यू दी, आईक्यू का फार्मूला दिया या आईक्यू इंट्रोड्यूस करवाया, इनके नज़दीक जो आईक्यू है, अच्छा इसमें एक और बात है, इसको जो है वो टर्मन ने अडॉप्ट किया था इंटेलिजेंस स्केल में, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में। इस आईक्यू को जो स्टर्न ने दिया था, इसको टर्मन ने यूज़ किया था। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बात, लेकिन वैसे आ गई है बाय द वे। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। इसका फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। फ़र्ज़ करें एक बच्चा आपके पास है, मैं ये मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है।
आपके पास बच्चा है, उसकी एज फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल की प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो 3 to 5 ईयर्स है, 3 से 5 साल, और एलिमेंट्री जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है वो है 5 to 9 ईयर्स, 5 से 9 साल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 10 से 12 साल वो एलिमेंट्री एज है एलिमेंट्री स्कूल की। उसके बाद जो है वो 13 से 14 साल ये हमारे उसकी गवर्नमेंट सेक्टर में या हमारी पॉलिसी में जो ऑफिशियल एज है 13 से 14 साल, ये सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की एज है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बच्चा आता है जिसकी एज जो है वो फ़र्ज़ करें क्रोनोलॉजिकल एज की अगर हम बात करें तो वो है कितनी, फ़र्ज़ करें वो 10 साल का है, हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अब 10 साल की एज किस क्लास में फ़ॉल करेगी, वो छठी क्लास में फ़ॉल करती है, सॉरी किस में करेगी, छठी में करेगी, यस हाँ जी 6th क्लास में। अच्छा 6th क्लास उसकी एज बन रही है, फ़र्ज़ करें ये 10 ईयर उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। अब फ़र्ज़ करें वो बच्चा इतना काबिल है कि वो 10वीं क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, इंटेलिजेंस लेवल के जो क्वेश्चन हैं। अब उसको दिए जाते हैं 10वीं क्लास की एज के बच्चे के इक्वल, उस मेंटल अप्रोच के इक्वल सवालात। वो बच्चा छठी क्लास का जो है 10 साल उसकी एज है, हम उसको क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज को मेंटल एज उसकी क्या है 14 साल फ़र्ज़ करें हो चुकी है, वो 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर उसका जहन काम कर रहा है। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई उसको हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारे पास उस बच्चे का IQ आ जाएगा 140 बनेगा जी 140, यस इसको गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। तो ये IQ इस तरह से निकाला जाता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है समझाने के लिए। इसके वैसे अपना फार्मूला है और अपने आइटम्स जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे की एज अप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा जो बिनेट ने पहला रिवीजन दी थी 1908 में, उसने 3 से 11 साल तक की एज के बच्चों के लिए ये दिया था। अब ये डिफरेंट IQ के डिफरेंट जो स्केल्स हैं ना, अब वेस्लर स्केल की हम बात करें, वेस्लर का जो IQ का फार्मूला है ये टोटली उससे डिफरेंट है, ठीक है, वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा बिलो 70, अगर 70 से कम है IQ तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, स्लो लर्नर है। 70 90 ये एवरेज होता है, 90 to 110 सॉरी बिलो एवरेज है ये, 70 to 90 बिलो एवरेज, ठीक है, बिलो 70 मेंटली रिटार्डेड, और 70 to 90 बिलो एवरेज, 90 to 110 एवरेज, और 140 एंड अबव ये गॉड गिफ्टेड होता है। और टीचर का मिनिमम 120 होना चाहिए, मिनिमम टीचर का IQ 120 होना चाहिए। अच्छा ये तो हो गया बिने साइमन स्केल, IQ की बात हमने कर ली। वेस्लर ने इंटेलिजेंस स्केल दी है। वेस्लर का जो इंटेलिजेंस स्केल था इसने 3 कैटेगरीज़ इसकी हैं वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल की। सबसे पहले है प्री स्कूल यानी EC के बच्चों के लिए है जो इसका इंटेलिजेंस स्केल, WIPSI WPPSI वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस 4 से 6 साल के बच्चों के लिए। विस्क वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 6 से 16 साल तक यानी स्कूल एज के बच्चों के लिए है। दैन वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये अडल्ट के लिए 16 से 74 साल तक। इसका जो टेस्ट है इसके टोटल जो है वो 11 आइटम्स इसमें थे, टोटल कितने थे 11 टेस्ट थे, जिसमें 6 जो है वो वर्बल और 5 जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हैं इसके। वेस्लर के टोटल जो टेस्ट हैं वो 11 हैं इन तीनों में, विप्सी विस्क और वेस में 11 टोटल हैं, 6 वर्बल हैं और 5 परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। जो प्रीवियस पास्ट लेक्चर ले चुके हैं स्टूडेंट उनको पता है, उन्होंने उसमें असेसमेंट के चैप्टर में आई थिंक ये पढ़ा था डिटेल में। जो HM के स्टूडेंट हैं वो मज़ीद इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक सारे का सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये वहाँ पे भी होगा उसमें उस चैप्टर में असेसमेंट के चैप्टर में आई थिंक जी सर पढ़ा था। इनको इंशाल्लाह वहाँ पे भी देखेंगे। अच्छा इसका जो फार्मूला है IQ स्टर्न का फार्मूला तो ये हो गया, स्टर्न का फार्मूला और जो अल्फ्रेड बिने का है ये दोनों सेम है, ठीक है, यानी इसी तरह से ही ये मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को अपने आइटम्स के थ्रू। जो वेस्लर का है ये डिफरेंट है। वेस्लर का जो फार्मूला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करें, मैं स्लाइड चेंज कर लूँ तो मैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा मैंने ऐड की हुई है, मैं उसी स्लाइड पे एक सेकंड में आपको ले जाता हूँ। ये हमने एक्चुअल टेस्ट स्कोर बाय एवरेज नॉर्म स्कोर जी सर स्लाइड से शो ही नहीं हो रही है।
आप रीजॉइन कर लें अगर आपको शो नहीं हो रही। सर किसी को भी नहीं हो रही। नहीं हो रही। अभी तो आप लोगों ने कहा है हो रही। किसी को भी नहीं हो रही। अच्छा चले अब गायब हो ठीक गए। नो सर अब ठीक है, सॉरी मुझे बता दिया करें ना, मैं चले री डिस्प्ले एक सेकंड सिर्फ। अच्छा उसका फार्मूला किसी को याद है? जी सर मुझे याद है। जी क्या था? सर वो था एक्चुअल टेस्ट स्कोर बाय एवरेज नॉर्म स्कोर इनटू हाँ 100। जी, एक बच्चे का जो स्कोर है कितना है, फ़र्ज़ करें मेरा स्कोर जो है वो 50 का टेस्ट था, 50 मार्क्स का, उसमें मेरा स्कोर फ़र्ज़ करें 20 है और क्लास का एवरेज स्कोर 25 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये उसका फार्मूला है किसका, वेस्लर का। मैं चलें स्लाइड्स ओपन हो गई हैं, उसकी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। जी स्लाइड्स शो हो रही हैं? जी जी सर हो रही। जी, ये इंटेलिजेंस टेस्ट जिसकी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं और उसकी थ्योरीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये इसको किस चीज़ को कहते हैं? नंबर यूज टू एक्सप्रेस द अपेरेंट रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की रिलेटिव से क्या मुराद है? उसकी मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों को कंपेयर करके जो हम उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव कहा जाता है। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 1912 में आईक्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने? विलियम स्टर्न ने। अच्छा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के। ये दो तरह के होते हैं, ग्रुप एंड इंडिविजुअल। ग्रुप टेस्ट वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, स्टेटमेंट होगी कि पाकिस्तान कब बना, 2 and 2 = 4, एवरेज, इस तरह के क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज को यूज़ करके। नॉन वर्बल में इसमें यूज़ होंगी एरोज़, बॉक्सेस, ये शेप्स वगैरह, उनका कम्बिनेशन जो होता है, ये नॉन वर्बल होते हैं। जी यार नहीं हो रही शो, तो गुजारा कर लें आज। हो रही। मेरी तरफ से शो हो रही हैं अभी, शो आपको हो रही। रीजॉइन कर लें आप जिसको इशू है। सर अभी हो रही है। अब तो हो सारा वो रही। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा वेस्लर के फार्मूले की हम ये देखें, ये स्टर्न ने जो फार्मूला जो दिया था आईक्यू का, ये वो है, ठीक है। इसी तरह ये फार्मूला जो है ये वेस्लर का है आईक्यू का। ये दो फार्मूलाज हैं आईक्यू, एक्चुअल टेस्ट स्कोर डिवाइडेड बाय एवरेज स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसने इसको डेविएशन आईक्यू का नाम दिया, इसलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल का स्कोर क्लास के स्कोर से कितना डेविएट कर रहा है, तो उसी बेस पे उसने आईक्यू उसका नाम रखा। अब आगे ये उसकी कैटेगरीज हैं। 11 उसने टेस्ट यूज़ किए, सब सेट्स या सब टेस्ट, जिसमें 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस बेस्ड थे। डिजिटल सिंबल, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट असेंबली, मैट्रिक रीजन, मेजेस, इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक, सिमिलैरिटी, डिजिट स्पैन, वोकेबलरी एंड वर्ड रीजनिंग। ये डिफरेंट टेस्ट थे जो कि वर्बल, ये जो है वो वर्बल थे, इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंसिव ये वाले, और ये जो पिक्चर्स वगैरह, ब्लॉक डिज़ाइन, अरेंजमेंट, मेजेस, ये नॉन वर्बल है। वर्बल कितने हैं? 6, और नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस बेस्ड ये 5 हैं। तो हम अपने उस एक्चुअल टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं जो साइकोलॉजी से हम पढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं आईक्यू को मेजर करने के लिए। अल्फ्रेड बिनेट के अलग हैं, वेस्लर के अलग हैं, उसका फार्मूला भी अलग उसने यूज़ किया है, उसका फार्मूला भी अलग है। 1912 में ये पहली मरतबा आईक्यू का फार्मूला स्टर ने दिया था, MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा जी, एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया। अच्छा इसके साथ साथ कुछ और इंटेलिजेंस टेस्ट होते, कुछ तो हमने वर्बल नॉन वर्बल की बात कर ली है। अल्फ्रेड बिनेट के अलग हैं, वेस्लर के अलग हैं। आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट जो है बेसिकली जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी तो अमेरिकन आर्मी में रिक्रूट
नौजवानों को बड़ी तादाद में भर्ती किया जाना था। तो उस वक़्त जो है उनको ज़्यादा लोग चाहिए थे और एकदम उनको जो है वो सिलेक्शन करनी थी। तो उस वक़्त उन्होंने 2 टेस्ट डिज़ाइन किए, जिसको अभी हमने वर्बल और नॉन वर्बल की बात कर रहे थे। तो जो वर्बल टेस्ट था, पढ़े लिखे नौजवानों को सिलेक्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किया गया, उस टेस्ट का नाम था आर्मी अल्फ़ा टेस्ट या आर्मी अल्फ़ा टेस्ट या आर्मी अल्फ़ा एग्ज़ामिनेशन था। ये वर्बल और पढ़े लिखे लिटरेट इंडिविजुअल्स के लिए था। इसी तरह नॉन वर्बल टेस्ट जिसको आर्मी बीटा टेस्ट के लिए आर्मी बीटा टेस्ट कहा गया, जिसमें शेप्स, पिक्चर्स, अरेंजमेंट, ब्लॉक्स, डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें थी बच्चे इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। तो ये इलिटरेट के लिए था और नॉन वर्बल था। ये 1917 में 1917 में रॉबर्ट यर्क्स ने और उसके साथ जो कमेटी थी उन्होंने डिज़ाइन किए थे। पाकिस्तान में भी इस तरह का एक टेस्ट यूज़ किया जाता है। मैं अपीयर हुआ था इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB में, मैंने भी इस स्टेज से गुज़रा हुआ हूँ। तो ये पाकिस्तान में भी जो आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट हैं, ये ISSB में जो हमारे आर्मी एयरफोर्स और नेवी में सिलेक्शन होती है, तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। ये सारे के सारे ये पाकिस्तान में लिटरेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों टेस्ट ही, अल्फ़ा भी और बीटा भी। लेकिन स्टार्ट में जब ये डिज़ाइन किए गए थे तो अल्फ़ा लिटरेट के लिए वर्बल था और नॉन वर्बल जो है वो बीटा था इलिटरेट के लिए। उसके बाद है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट MPA। थर्स्टन ने ये बनाया था 11 से 17 साल की एज के लिए। और ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी, अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या होती है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बेस पे PMA टेस्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो उसने बनाया था। एक अब किसने बनाया? रॉबर्ट यर्क्स ने अल्फ़ा बीटा, थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ और विप्सी, विस्क और वेस ये बनाए थे किसने? वेस्लर ने। और बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। उसके बाद है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। बैटरी किसको कहते हैं? टेस्ट बैटरी किसको कहते हैं? जब हम एक ही वक्त में एक ही इंडिविजुअल से या एक ही ग्रुप से एक से ज़्यादा टेस्ट इकट्ठे कंडक्ट करते हैं तो उसको टेस्ट बैटरी कहा जाता है। यानी आप मल्टीपल टेस्ट एक ही इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से एट अ टाइम आप जब ले रहे होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड टेस्ट बैटरीज। अब डिफरेंशियल टेस्ट बैटरीज किसको कहते हैं? इट मेजर द स्पेशल एबिलिटीज़। इट इज़ कंप्राइज ऑफ 8 टेस्ट। यानी ये बच्चे की स्पेशल एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस की जो स्पेशल एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ हैं जो है फ्यूचर पोटेंशियल, उसका मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें 8 डिफरेंट टेस्ट हैं। जैसे मैंने कहा कि टेस्ट बैटरीज से क्या मुराद होता है, यानी ग्रुप ऑफ टेस्ट। तो वर्बल, न्यूमेरिकल, वर्बल से मुराद ये लैंग्वेज को यूज़ करके, न्यूमेरिक एबिलिटी बच्चे की, ये जो न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है, गैर टेस्ट आप देते होंगे तो वहाँ पे जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कैसे कोई बच्चा किसी भी सिचुएशन से थीम कैसे निकालता है, स्पेस रिलेशन, यानी एक इंडिविजुअल चीज़ों को उसके डिस्टेंस या स्पेस की बेस पे कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, मैकेनिकल रीजनिंग, चीज़ों को कैसे वो मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। मैकेनिकल से मुराद ये होता है कि फ़िज़िकली चीज़ों को यूज़ करने की जो सलाहियत है वो होती है कि नहीं होती। क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक इंडिविजुअल कितना स्पीडली, कितना एक्यूरेटली और कितनी स्पीड से किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। उसके बाद है लैंग्वेज यूजेज एंड स्पेलिंग, किसी भी लैंग्वेज पे उसको कितनी कमांड है और उसकी वोकैबुलरी कितनी है, उसकी स्ट्रॉन्ग है और उसका ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इकट्ठे। इसको 8 टेस्ट, इनको ग्रुप एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज DAT भी कहा जाता है। उसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज GATB। इसमें 15 टेस्ट शामिल हैं जिसमें 9 फैक्टर हैं। फैक्टर स्टैंड फॉर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे भी। अभी फैक्टर कहते हैं जब आपकी 2 या 2 से ज़्यादा सलाहियतें इकट्ठे मिल जाएं और वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। मसलन मैं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग है। अब इससे मुराद क्या है कि उसको नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है, उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसी तरह स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, ज्योमेट्रिकल स्किल्स, ये सारी उसके अंदर हैं। तो अब ये डिफरेंट उसकी स्किल्स हैं जो कि एक फैक्टर बना रही हैं और हम क्या करेंगे कि ये मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल एबिलिटी इस बंदे की स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, इस तरह हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली बच्चा बहुत एक्टिव या स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या मुराद है कि डिफरेंट साइंस के सब्जेक्ट हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी,
जो इसके अलावा कौन से होते हैं, फिशरीज़, एग्रीकल्चर एट्सट्रा, मेडिकल। तो ये डिफरेंट साइंसेस में एक बच्चा बहुत ही स्किलफुल है, आर्ट्स के सब्जेक्ट में वो, मैथमेटिक्स में वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये भी एक इसका ग्रुप है, ग्रुप फैक्टर है। तो जो डिफरेंट उसकी एबिलिटीज़ जब इकट्ठी हो जाएं, एक दूसरे से रिलेटेड हों, तो वो एक फैक्टर कहलाती हैं, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज़ में 15 टेस्ट होते हैं, जिसमें 9 डिफरेंट फैक्टर्स मुहैया किए जाते हैं। इतना याद कर लें काफ़ी है, MCQ में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएंगी ये चीज़ें। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वही जो ऊपर थी चीज़ें, परसेप्शन, क्लैरिकल परसेप्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेक्सटेरिटी एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी। फिंगर डेक्सटेरिटी कहते हैं मसलन जैसे राइटिंग कर रहा है एक बच्चा, कितना एक्यूरेटली वो राइटिंग के लिए इसको यूज़ करता है अपनी फिंगर्स को। डेक्सटेरिटी कहते हैं उसका जो पोटेंशल है, यूज़ करने की जो सलाहियत है। इस तरह मैनुअल डेक्सटेरिटी है कि वो अपनी फुल बॉडी को कैसे डिफरेंट मैकेनिकल या मैनुअल में कि वो किस तरह यूज़ करता है, अपने आर्म्स को, लेग्स को, टंग को, आइज़ को, अपनी बॉडी जेस्चर्स को कलेक्टिवली कैसे वो यूज़ करता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 15 टेस्ट होते हैं, सब टेस्ट होते हैं, जबकि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड में 8 टेस्ट होते हैं। ये डिफरेंस है बेसिक इनमें। उसके बाद है ये मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे। चलें इसको पढ़ लेते हैं, कैटल थीरी को पढ़ लेते हैं। ये वैसे आनी तो आगे ही चाहिए थी, चलें आगे इसको देखते हैं, मैं वापस आता हूँ। अब थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहेगा इंटेलिजेंस फिक्स है, कोई कहेगा एक चीज़ है, कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 3 है, कोई कहेगा ग्रुप है, कोई कहेगा फैक्टर है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके, वही हम सारे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मोनार्चिक थीरी। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो इसका मतलब मोनार्चिक थ्योरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही एबिलिटी है, सिंगल एबिलिटी। ये स्टर्न और जॉनसन की थ्योरी है। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ ओनली वन फैक्टर विच इज़ एबिलिटी टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्किल है ये उसकी क्या कहलाती है, किसी भी इंडिविजुअल की ये इंटेलिजेंस होती है, यानी सिंगल फैक्टर है मोनार्चिक थ्योरी। इस तरह यूनिफैक्टर भी इसी से मिलती जुलती है इंटेलिजेंस थ्योरी। अल्फ्रेड बिनेट ने दी, इसने कहा कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है इंटेलेक्चुअली वो कितना कॉम्पिटेंट है, मेंटली वो कितना जो है, चूँकि इसका काम मेंटल टेस्टिंग से रहा था स्टार्ट से ही, तो इसने कहा कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, यूनिफैक्टर कहती है इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, दोनों हैं सिंगल फैक्टर वाली, मोनार्चिक भी और यूनिफैक्टर भी। लेकिन मोनार्चिक कहती है कि ये उसकी वो सलाहियत है जिसमें वो किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, जबकि जो बिनेट की है ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है ये उसकी इंटेलिजेंस है। दैन आती है 2 फैक्टर या डुअल फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पेयरमैन ने कहा कि इंटेलिजेंस 2 फैक्टर से मिलके बना हुआ है। जी, ये 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर। एस फॉर स्पेसिफिक एंड जी फॉर जनरल। ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ सलाहियतें जनरल होती हैं, कॉमन होती हैं, हर एक में मौजूद होती हैं। तो इसने कहा कि इंटेलिजेंस इन 2 फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। एक तो जनरल जो सब में होती हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है जो हर एक में नहीं होता। तो एस एंड जी फैक्टर, इन 2 फैक्टर से एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस बनी होती है। देन आता है ट्रायर्किक थ्योरी। ये कहेगी कि इंटेलिजेंस के 3 फैक्टर हैं। इंटेलिजेंस कितने फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, 3 फैक्टर से। ये किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, यानी एक इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन को कैसे इवेलुएट या जज करता है, एनालाइज कैसे करता है, फिर उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो, देन उसकी प्रैक्टिकल जो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है उसको प्रैक्टिकली क्या वो अपनी उस थिंकिंग को अप्लाई कर सकता है किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में। एनालिसिस, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल या परफॉर्मेंस जो है उसकी, ये 3 फैक्टर से इंटेलिजेंस मिलकर बनी होती है। देन है ओलिगोर्चिक या ग्रुप फैक्टर या सैम्पलिंग थ्योरी। थर्स्टन ने दी, इसने कहा भाई इंटेलिजेंस जो है वो ग्रुप फैक्टर है, यानी डिफरेंट फैक्टर्स उसके होते हैं, कोई एक यूनी, डुअल या ट्राई नहीं है बल्कि ग्रुप फैक्टर है। इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर रिलेटेड टू सम ग्रुप्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर की बात आपको बताई है, ये वही है फैक्टर थ्योरी या ओलिगोर्चिक थ्योरी या सैम्पलिंग थ्योरी कि डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो एक आपस में जो उसके पोटेंशियल जो एबिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं और एक फैक्टर बनाती हैं। वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है
वो उसकी इंटेलिजेंस का बायस बनते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर रिलेटेड टू सम ग्रुप्स लाइक अ चाइल्ड मे एडवांस इन साइंस बट नॉट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब उसका जो फैक्टर है ग्रुप फैक्टर 7 जी सर थर्स्टन ने 7 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे मल्टी फैक्टर में। जी मल्टी फैक्टर की हम बात करें, शायद यहाँ पे भी लिखा भी होगा, यस आगे लिखा हुआ है एंड पे बिल्कुल लास्ट लाइन में। तो यानी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटेलिजेंस बनाते हैं, जिसमें नंबर फैक्टर है, वर्बल फैक्टर है, स्पेस फैक्टर है, मेमोरी है, वर्ड फ्लुएंसी है, और उसके बाद है मेंटल रीजनिंग। तो ये थर्स्टन ने कहा कि ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे मिलके एक इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है वो बनी होती है। थर्स्टन का एक और काम, इसने इंटेलिजेंस बिहेवियर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ को कैसे मैनेज करता है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, वो अब जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे स्किलफुली यूज़ करता है, मैनिपुलेट या मैनेज करता है। देन सोशल इंटेलिजेंस, उसको रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इसने कहा कि मेंटल ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनका एक बेसिक फैक्टर होता है जिसको उसने कहा कि वो प्राइमरी फैक्टर है, और बाकी डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। ये जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो एक ग्रुप या एक फैक्टर बनाते हैं। एक फैक्टर में रिलेटेड जो है वो इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ शामिल होती हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है वर्बल, स्पेस फैक्टर, मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है मल्टी फैक्टर या अनार्चिक थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी। उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है काफ़ी सारे यानी मैनी एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। ये एलिमेंट्स जो है उसकी देयर इज़ नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी। उसने कहा कि कोई जनरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट जो उसकी सेट हैं, डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़, वो उसकी इंटेलिजेंस को बनाती हैं। मल्टी फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर की उसने बात नहीं की, यानी उसने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है कि इंटेलिजेंस काफ़ी सारे फैक्टर से मिलकर बना होता है। इंटेलिजेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी एलिमेंट्स। थॉर्नडाइक ने ये कहा था, देयर इज़ नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी, ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़। ही डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसने कहा कि हर इंटेलिजेंस की जो मल्टी फैक्टर है उसका लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड डिफरेंट हो सकती है। लेवल से मुराद क्या है कि उसका मैक्सिमम लेवल कितना है, रेंज मिनिमम और मैक्सिमम का जो आपस में गैप है वो क्या है, एरिया किस स्पेसिफिक एरिया में है, और उसकी स्पीड या एक्यूरेसी कितनी है। तो लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड, ये 4 उसने कहा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी इंटेलिजेंस के इंडिविजुअल के एक फैक्टर के अंदर ये 4 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने ये दी अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में। उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स या सिंगल डुअल नहीं होती, बल्कि मल्टीपल है। हर एक सिचुएशन में इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस डिफरेंट हो सकती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट गार्डनर ने दिया। उसके बाद है थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी। थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी कहती है कि जो इंटेलिजेंस है ये 9 डिफरेंट एलिमेंट्स या एबिलिटीज़ पे मुश्तमिल है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, नंबर, वर्ड फ्लुएंसी, परसेप्शन, स्पेशल, मेमोरी, वर्बल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडक्टिव, डिडक्टिव आपको पता है, नंबर मैथमेटिकल से, वर्ड फ्लुएंसी हो कितना अच्छी या एक्यूरेटली किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है। परसेप्शन आपको पता है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं उससे हम जो आइडिया लेते हैं उसको परसेप्शन कहते हैं। स्पेशल, चीज़ों को उनके साइज़ और उसकी यानी हाइट, वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस की बेस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद और इसकी कुछ थ्योरीज़ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गुलफोर्ड ने दी। उसने कहा कि इंटेलिजेंस के जो है वो 3 डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, इंटेलिजेंस जो है उसके 3 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। उनमें सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो एक्ट ऑफ थिंकिंग है, दूसरा यानी कंबाइनिंग ऑपरेशंस, ये पहला है, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है प्रोडक्ट। कंप्राइजिंग व्यूड एज कंप्राइजिंग ऑपरेशन, जो पहला है यानी कैसे वो सोचता है, दूसरा कंटेंट वो वर्ड सिंबल्स को किस तरह यूज़ करता है, एंड प्रोडक्ट्स अपने आइडियाज़ कैसे वो जनरेट करता है, सोचता कैसे है, उसके बाद उस थिंकिंग के लिए वो डिफरेंट वर्ड्स, लैंग्वेज, सिंबल्स को कैसे यूज़ करता है, एंड देन अपना जो आइडियाज़ हैं
यानी प्रोडक्ट्स वो किस तरह से जनरेट करता है, थीम क्या निकालता है उससे। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, उसने कहा कि ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी इंटेलिजेंस की या किसी भी इंडिविजुअल के इंटेलेक्ट के 3 ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन, ये पढ़ने से पहले हम वापस जाते हैं थोड़ा सा कैटल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जी। कैटल ने सबसे पहले मेंटल टेस्ट का जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसने 1963 में रेमंड कैटल ने कहा कि एक इंडिविजुअल की जो जनरल इंटेलिजेंस है वो 2 कैटेगरीज या 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, 2 उसके पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं। एक उसने जीसी कंपोनेंट कहा और दूसरा उसने जीएफ कहा। जीसी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, यानी उसकी जो जनरल एबिलिटी है जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, और दूसरा है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो उसकी समझ लें कि प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे है, यानी एक सिचुएशन आपने पहले से फेस की हुई है, उससे रिलेटेड नई सिचुएशन आ गई है, तो एक इंडिविजुअल बहुत क्विकली अपनी पहले वाली सिचुएशन को, पहले वाले एक्सपीरियंस की बेस पे नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। अब जब एक इंडिविजुअल प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो ये इसका होता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और अगर वो नहीं कर पाता, यानी अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है और वो बिल्कुल उसके लिए वो चीज़ नई है, बिल्कुल फ्रेश है, फ़र्स्ट टाइम है, डेब्यू है, तो वो उसको फ़र्स्ट टाइम ही पहले ही एक्सपीरियंस में वो उसको क्या करता है, सॉल्व कर लेता है, तो ये उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। Crystallized intelligence refers to the knowledge that we already know and that can help to solve the problems, involves recalling stored knowledge and past experiences. दूसरा है fluid intelligence, intelligence that allows us to solve novel problems quickly for which we have little training, यानी जिसके बारे में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या बहुत ही लो लेवल का होता है। Ability to reason and think flexible depends upon मिनिमली ऑन प्रायर लर्निंग, प्रायर नॉलेज, जो पहले का लर्न की हुई चीज़ है या प्रीवियस नॉलेज उस पर उसके बगैर जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं दोनों, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो है उसका जो अल्फ्रेड बिनेट का जो या स्टर्न का फार्मूला आईक्यू में, उसमें भी ये चीज़ें मैयर की जाती हैं, क्रिस्टलाइज और फ्लूइड दोनों इंटेलिजेंस ये मैयर की जाती हैं। नो डाउट ये आई चीज़ बाद में थी उनसे, लेकिन उनके टेस्ट में ये चीज़ पहले से शामिल थी, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये टर्म्स हम बाद में देखते हैं, बाकी थीरीज़ को डिस्कस कर लें। अच्छा जी, उसके बाद है सीसीज़ बायोलॉजिकल थीरी। सीसी ने बायोलॉजिकल थीरी दी, उसने कहा कि जितनी भी इंटेलिजेंस है हमारी, मैं इसको रिवाइज करूँगा जी। जिसने ट्रेड थ्योरी दी थी ये वही कैटल है, उसी की बात हो रही है जिसने फोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स। हाँ वो तो उसके देखें वो पर्सनैलिटी थ्योरी थी ना, ये इंटेलिजेंस थ्योरी है उसकी जी, वही कैटल है। अच्छा, सीसीज़ बायोलॉजिकल थ्योरी, इसने कहा कि एक ही बात, एक ही वर्ड याद रखें। मैं आपको बहुत शॉर्ट वे में दोबारा रिपीट करूँगा ताकि ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज आएंगी पेपर में, एमसीक्यूज़ में भी और इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं इंटेलिजेंस की थ्योरी। सीसीज़ की बायोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक इंडिविजुअल की मल्टीपल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या पोटेंशियल हैं, और ये सारी की सारी नेचुरल या दूसरे लफ्ज़ों में बायोलॉजिकल या इनहेरिटेड होती हैं। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल की जो जितने भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये मल्टीपल होती हैं एक तो, और दूसरा बायोलॉजिकल बेस्ड हैं। उसके बाद आइजनेक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरी, आइजनेक ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है बेसिकली इसमें न्यूरोलॉजिकल को रिलेशन होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल की जो नर्व्स होती हैं उनके आपस में को रिलेशन होते हैं इंटेलिजेंस के लिए। उसने 3 जो है वो को रिलेशंस जो है वो को रिलेट्स आइडेंटिफाई किए। उसने कहा रिएक्शन टाइम, इंस्पेक्शन टाइम एंड एवरेज इवोक पोटेंशियल, यानी सबसे पहले एक इंडिविजुअल कितना टाइम लेता है किसी प्रॉब्लम को समझने में, ठीक है, यानी ये एक टाइम हो गया। दूसरा कितने टाइम बाद, यानी कितने टाइम वो समझने को लेता है, कितना टाइम वो रिएक्ट करने को लेता है। देन
कितने टाइम तक उसका जो माइंड है उसको एक्टिवेट रखता है, उसको जो है वो क्या करता है, मोटिवेट रखता है रिस्पॉन्स देने के लिए, एवरेज इवोक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम कोई भी जब सिचुएशन आती है तो सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि ये है क्या चीज़। तो इंस्पेक्शन टाइम, देन रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन टाइम एंड एवरेज इवोक पोटेंशियल, यानी उसका जो माइंड है उसने उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वो यूज़ हुआ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके जो डिफरेंट नर्व्स हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर को, तो वो किस तरह से कितना उनकी मैक्सिमम जो लेवल जो है वो पोटेंशियल वो इन्वॉल्व हुआ है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। इंस्पेक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम एंड एवरेज इवोक पोटेंशियल। इसके अलावा ये वर्नॉन हायरार्किकल थ्योरी है इंटेलिजेंस की, इसकी डिटेल मैंने नहीं लिखी हुई, इतना ही आप याद रखें। एंडरसन की भी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से। यहाँ पे एक थ्योरी रह गई है, थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन ने ये थ्योरी दी है। ये हम इंशाल्लाह ताला हमने पहले पढ़ ली हुई है उसमें असेसमेंट के चैप्टर में। एचएम के स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। एक शॉर्ट साइज़ का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एबिलिटीज सच एज बीइंग एबल टू मोटिवेट वन सेल्फ एंड परसिस्ट इन फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टू कंट्रोल इम्पल्स एंड डिले ग्रेटिफिकेशन। हम अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ऑड आर गुड और बैड सिचुएशन में, राइट और रॉन्ग सिचुएशन में, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 डिफरेंट वेज़ होते हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला असेसमेंट के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। मैं एक क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूँ इन सारी इंटेलिजेंस थीरीज़ का, और उसके बाद हम उसके जो टर्म्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। मोनार्किक थीरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ सिंगल फैक्टर है, वो है जी सर गोलमैन ने 5 कंपोनेंट्स दिए थे ना इमोशनल इंटेलिजेंस के, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलाइजेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। जी 4 थे आई थिंक। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एवेलुएशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रेगुलेशन, आई थिंक ये 4 थे। नो सर, ये 5 इसने कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलाइजेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। मैंने 5 कंपोनेंट्स थे। चले 5 होंगे शायद, मैंने 4 ही पढ़े थे और 4 ही मेरे ख्याल में बुक में मेंशन है, कंफर्म कर लेंगे इसको। इंटेलिजेंस, मोनार्किक थ्योरी, इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल फैक्टर है, वो क्या है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा, ये किसने दिया, स्टर्न एंड जॉनसन ने। दूसरा यूनिफैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। इसने कहा कि इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर है जिसका नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। फिर 2 फैक्टर थ्योरी दी है या डुअल फैक्टर, चार्ल्स स्पेयरमैन ने इसने कहा कि इंटेलिजेंस 2 फैक्टर हैं, एक है एस फैक्टर, दूसरा जी फैक्टर। फिर है ट्रायआर्किक थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी, उसने कहा कि इंटेलिजेंस 3 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एनालिटिकल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। फिर ओलिगोर्चिक थ्योरी जो है वह ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी, उसने कहा कि डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, उसको हम फैक्टर का नाम देते हैं। तो इंटेलिजेंस बेसिकली डिफरेंट ग्रुप से मिलके बनी होती है, इस थ्योरी का नाम जो है फिर ग्रुप फैक्टर रखा गया है। को पता चलेगा जी करो। 3 कैटेगरीज इसने बताई हैं। एक जी प्लीज़, क्या फरमा रहे हैं? कर दिया है सर, सारी क्लास कर दो हैंड। क्या इशू है? कर दिया है सर ने वो भी नहीं देखना। जी क्या आवाज़ आ रही है मेरी? वो ना हो तो सब हैंड कर दिया करेंगे। आवाज़ ना, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? इसमें मैसेज के भी ऑप्शन नहीं है ना, मिलने वाले मैसेज कर देते। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये इंटेलिजेंस की थ्योरी समझ आई है कि ऊपर से गुजर गई है? काफी आ गई है समझ। सर की आवाज़ नहीं सर, ये आवाज़
टॉपिक्स बुक से मिले भी नहीं, मतलब आगे आगे जाते हैं तो फिर से पीछे निकल जाते हैं, पीछे जाते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। ये सर की इंटेलिजेंस है, हम आगे होते हैं तो वो पीछे होते हैं। सर हमारी भी इंटेलिजेंस है, हम भी रिलेट कर रहे थे अपनी वो क्रिस्टल रीजनिंग के साथ। आवाज़ आ रही है मेरी skip अब? हो गए ना आगे। जी अब सर, आज बढ़िए हम हो अच्छा, रही उसमें है। ना बिल्कुल आपकी दस बात सही है। पानी वो जो इशू जो आप फेस कर रहे हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं मुसलसल बोलता रहा हूँ, लेकिन आप लोग शायद अपनी गुफ्तगू में थे इस वजह से कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। ये आपको वाकई प्रॉब्लम होगा कि सर, कुछ इंटेलिजेंस सर, सीरीज हमने- आगे हैं, कुछ पीछे लिखी हुई हैं, ऐसे है। जी Yes, सर, sir. बुक से तो मिलता है। हाँ, मैंने अब इनको ना थोड़ा सा सेटिंग में लेकर आया हूँ तरतीब के साथ, ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, मतलब जैसे यूनिफैक्टर है या मोनार्चिक है, फिर डुअल, फिर ट्रायआर्किक, फिर ग्रुप, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैं थोड़ा सा इनका सीक्वेंस मैंने सेट किया है स्लाइड में, और आज ही किया है क्लास से 15 मिनट पहले। सिर्फ ये है कि एक सीक्वेंस में चीज़ें होंगी तो अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो इसको फिर आप भी देख लीजिएगा। मैं क्विक रिव्यू दे रहा था। ट्रायआर्किक थ्योरी की हम बात कर रहे थे कि ट्रायआर्किक थ्योरी जो है, इसमें 3 फैक्टर होते हैं: एनालिटिकल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। देन है ओलिगॉर्चिक और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने दी, उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो ग्रुप फैक्टर है, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट जो पोटेंशियल्स हैं या डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं वो आपस में जो रिलेटेड होती हैं वो आपस में एक ग्रुप की शक्ल में होती हैं, और उस ग्रुप को उसने फैक्टर का नाम दिया। तो इसी थ्योरी का नाम फिर ओलिगार्चिक या ग्रुप फैक्टर या सैम्पलिंग थ्योरी इसने रखा। और इसने कहा कि एक इंडिविजुअल का जो इंटेलिजेंस बिहेवियर है उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, किस तरह वो अपने आइडियाज़ को मैनेज करता है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कैसे करता है, यूज़ कैसे करता है। इसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस, कि इंडिविजुअल सोशल रिलेशनशिप जो है वो कैसे रखता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें जो फैक्टर्स की इसने बात की है, इसमें वर्बल फैक्टर है, स्पेस फैक्टर है, मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट जो है वो फैक्टर से मिलके बना हुआ है। एनार्चिक या मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, और इसने कहा कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके पीछे 4 एट्रीब्यूट्स होती हैं, 4 इसके एस्पेक्ट या कंपोनेंट होते हैं हर इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के पीछे। जी सर, थॉर्नडाइक या थर्स्टन दोनों ने मल्टी फैक्टर दी थी, और अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में तो उसका क्या फिर आंसर होगा? थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर दिया है ना, मल्टी फैक्टर नहीं दी। नहीं सर, इसको भी मल्टी फैक्टर कहते हैं। 7 नहीं फैक्टर नहीं, इसने ग्रुप इंट्रोड्यूस फैक्टर करवाए थे। देखें, ग्रुप फैक्टर ओलिगार्चिक या सैम्पलिंग थ्योरी कहा जाता है इसको, इसकी थ्योरी को, और इसको मल्टी फैक्टर जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहा जाता है। और अगर Okay. इस तरह की सिचुएशन आ जाए जैसे मल्टी फैक्टर या ग्रुप फैक्टर इकट्ठा आपसे पूछा भी जाए, तो वो स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, या फिर ये है कि दोनों के ऑप्शंस नहीं होंगे, या फिर ये है कि बोथ का ऑप्शन भी कहीं मौजूद होगा। ठीक है, तो ग्रुप फैक्टर की बात है, उसने वो फैक्टर्स को कैटेगराइज किया हुआ है। इसने उसकी बात नहीं की है, इसने उसके एट्रीब्यूट्स बताए: लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये उसने दी, गार्डनर ने दी, हॉवर्ड गार्डनर ने। इसने फ्रेम ऑफ माइंड में उसने कहा कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल चीज़ नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस जो है वो एक इंडिविजुअल की मल्टीपल हो सकती है। थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी, इसमें कहा गया कि 9 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिससे किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस मेड अप होती है, कंसिस्ट ऑफ होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इन्होंने 3 चीज़ों की बात की कि इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट 3 इसके कंपोनेंट होते हैं: ऑपरेशंस, कैसे सोचता है; कंटेंट्स, वो जो जिन चीज़ों से सोचता है वो ऑब्वियसली कोई वर्बल या नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं, वर्ड या सिंबल्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज कैसे करता है, ऑर्गेनाइज कैसे करता है। एंड देन लास्ट वन है आइडियाज़, उनसे फिर आइडियाज़ कैसे जनरेट करता है। उसके बाद है सीसीज बायोलॉजिकल थ्योरी। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल है, कॉग्निटिव पोटेंशियल्स होते हैं और ये बायोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। आइजनेक थ्योरी, आइजनेक ने कहा कि इंटेलिजेंस के जो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस एबिलिटी है इनके आपस में को रिलेशंस होते हैं। तो ये जो को रिलेशंस हैं उसने कहा कि 3 बेसिक्स होते हैं जो उसने आइडेंटिफाई किए: रिएक्शन टाइम, इंस्पेक्शन टाइम एंड एवरेज इवोक पोटेंशियल। वेरनॉन ने हायरार्किकल थ्योरी दी और एंडरसन ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी। आर्मी, अल्फ़ा और बीटा टेस्ट ये खैर हमारे हो गए हैं। यहाँ पे कैटल की थ्योरी की बात हमने की है।
कि कैटल ने जो थ्योरी दी है उसने कहा कि इंडिविजुअल की जनरल जो एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस है ये दो तरह की होती है, क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड। क्रिस्टलाइज जो उसके प्रीवियस नॉलेज की बेस पे जो उसकी इंटेलिजेंस है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो क्रिस्टलाइज है, और जो प्रायर नॉलेज के बगैर या एक्सपीरियंस के बगैर जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल है वो उसका फ्लूइड इंटेलिजेंस है। मेंटल टेस्टिंग टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम कैटल ने यूज़ की थी। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कग्निशन। कग्निशन किसको कहते हैं? एक इंडिविजुअल की जो मेंटल प्रोसेसिंग है, यानी सबसे पहले उसकी अटेंशन होती है, किसी चीज़ को वो तवज्जो से देखता है, फिर सोचता है, ठीक है, फिर उसका प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन निकालता है। तो मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व अटेंशन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंडिविजुअल की कग्निशन कहलाती है। हॉट कग्निशन वो यानी एक इंडिविजुअल इमोशनली इतना एक्साइटेड होता है कि मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, जल्दी निकालना है, पहले निकालना है। टीचर ने कहा कि कौन मुझे सबसे पहले बताएगा, तो वो बच्चा स्पीडली किसी भी चीज़ को सोच रहा होता है, उसका सोल्यूशन निकाल रहा होता है। ये हॉट कग्निशन है। कग्निटिव प्रोसेसेस दैट इज़ इमोशनली चार्ज्ड इज़ हॉट कग्निशन। उसके बाद है कग्निटिव डिसोनेंस। अगर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप पहले से जानते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे क्लियर नहीं है, मैं वो चीज़ आपको सही तरह से डिलीवर नहीं कर रहा, या फ़र्ज़ करें आपने वो चीज़ पहले से सही तरह से नहीं समझी हुई, तो अब जब वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने समझी हुई है, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कग्निटिव डिसोनेंस। मेंटल डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय न्यू नॉलेज दैट कन्फ्लिक्ट्स विद करंट नॉलेज और बिलीफ। जो आपका पहले से नॉलेज या बिलीफ है उससे वो मैच नहीं कर पा रहा, तो इसको कग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। उसके बाद है मेटा कग्निशन। जब हम किसी भी अपनी सोच के ऊपर सोच रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शंस या बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। थिंकिंग वंस अबाउट ऑन थिंकिंग, इट इज़ थिंकिंग अबाउट ऑन मेंटल प्रोसेस, इट इज़ एन इंडिविजुअल्स नॉलेज ऑफ their own cognitive process and then ability to control these processes by organizing, monitoring and modifying them। कि कैसे मैंने इसका सलूशन निकालना है, किस तरह से निकालना है, और बेस्ट सलूशन कौन सा है। उसके बाद है फॉरगेटिंग हाफ। ये वैसे इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गए। इट रेफर्स टू द स्टूडेंट हु आफ्टर ग्रेजुएशन नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज़ एंड नॉट रेडी फॉर ट्रांजिशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी वो इंडिविजुअल्स जो ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड नहीं पढ़ना चाहते, तो उसको फॉरगेटिंग हाफ कहा जाता है। देन है ऑटोमेटिसिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली व्हेन मेंटली प्रोसेसिंग एंड फिज़िकली परफॉर्मिंग अ टास्क। आप एक काम भी करें और आपसे कोई बात भी पूछ रहा है, तो आप साथ साथ अपना काम भी करें और उसको उसके सवालों का जवाब भी दे रहे होते हैं, तो ये उसकी ऑटोमेटिसिटी कहलाती है। यानी आप कोई अपना फ़िज़िकल टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं और वर्बली किसी के सवालों का जवाब भी दे रहे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिसिटी कहलाती है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड थ्योरी। ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है किसी भी इंडिविजुअल की, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, ये उसके जो IQ स्कोर 120 है, इस तक जो है वो आपस में रिलेट होती हैं। यानी एक बच्चे का जो IQ है, फ़र्ज़ करें वो 120 है, तो उसकी इंटेलिजेंस और जो क्रिएटिविटी है वो एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रही होती हैं। इट स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर रिलेटेड अप टू एन IQ स्कोर ऑफ 120 बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो 120 IQ लेवल तक इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। लास्ट है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। ये बल्कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तकरीबन हमारा 1 घंटा लगेगा, तो क्या ख्याल है, ये आज पढ़ लिया जाए? 1 घंटा तो नहीं, 40 मिनट तकरीबन दरकार है। नो सर। चले इंशाल्लाह नो सर। इसको जो है वो फिर मंडे को पढ़ेंगे। सर कल पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, कल नहीं मंडे को इंशाल्लाह, और मंडे को हम पढ़ेंगे इसको, और ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आपका जो HM के स्टूडेंट सॉरी इंटरव्यू के स्टूडेंट हैं, 2 दिन मुकम्मल। अजान हो जाए थोड़ा सा वेट कीजिए। ध्यान दीजिए।